नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुकी मधु शर्मा जी से। इस समय वो बहुत सुर्खियों में हैं। जैसे ही उनके इस इस्तीफे की जानकारी हमें मिली तो सबसे पहले हमने ही इस खबर को, इस राजनीतिक घटनाक्रम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण खबर को ब्रेक किया और उसके बाद देखते ही देखते वो खबर सुर्खियों में आ गई। कल मैं इनका इंटरव्यू लेता, लेकिन किसी आवश्यक पारिवारिक कारण की वजह से मुझे कहीं जाना पड़ा। आज मैंने इनसे बातचीत की है, मथुरा में इनसे भेंट हुई है और अब मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। आपको शुभकामनाएं दूं, बधाई दूं, आपके संग में मैं सहानुभूति रखूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि इस समय तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, सुर्खियों में बनी हुई हैं मधु शर्मा। शुरुआत करती हूँ कि छा रहा है सारी बस्ती में अंधेरा, रोशनी को घर जलाना चाहता हूँ। तो बस इस्तीफ़ा दिया, बहुत सारी चीज़ें थी, आपको बताई भी मैंने। तो जो एक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का जो रीति नीति नहीं है, उसके विरोध में जा रहे लोगों को समझाने के लिए, उनको बताने के लिए ही मैंने ये कदम उठाया है। आपको लगता है कि आपका ये कदम कहीं कारगर होगा? आपको लगता है कि इसकी कहीं ध्वनि जाएगी? आपको लगता है कि ये आवाज़ कहीं दूर तक असर करेगी? देखिए, मुझे लगता है पीड़ा तो बहुत लोगों के मन में रही होगी, जो मैंने व्यक्त की है। अंतर इतना है कि लोगों ने व्यक्त नहीं की, मैंने व्यक्त कर दी, मैंने उस चीज़ का विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं पीड़ा मन में सबके बहुत सारे लोगों की रही होगी, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाए। तो मैंने कोशिश की है कि मैं उस बात को उठाऊं, और पहल किसी को करनी थी और वो शायद पहल मधु शर्मा के द्वारा की। आमतौर पर हम बहुत से लोगों से ऐसा सुनते हैं कि आज ये दौर में हम जी रहे हैं कि जहां सभी चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन किसी और के घर। यहाँ आप खुद भगत सिंह बन गए। मैंने 2 लाइनें जो शुरू में कही, उनका मायने ही ये है। एक लाइन वो भी कह दीजिए। आपने जब मुझे टेलीफोन पर बातचीत करते हुए जब अपने इस्तीफे की पुष्टि की थी, तब आपने राहत इंदौरी साहब का एक शेर सुनाया था, वो भी सुना दीजिए। वो तो उस समय की जो परफेक्ट सिचुएशन थी, क्योंकि मैं वहाँ से निकल के आई थी, होटल में आपकी बैठक चल रही थी। बैठक को बीच में छोड़ के आई थी और एक बैठक के का जो कमरा था उसमें ही वो चीज़ बैठक हो रही थी कमरे में। तो वो 2-3 लाइनें उस समय बिल्कुल फिट बैठ रही थी। तो मैंने तुरंत आपको बोल दी थी कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, कमरे के अंदर सजी है झूठों की महफिल और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। क्या था उस कमरे में ऐसा जो इतना कुछ आप राहत इंदौरी साहब के इस शेर की सहायता ले रही हैं? देखिए, मेरा लगभग मैं 3.5 साल से जिलाध्यक्ष पद पर हूँ। जिलाध्यक्ष पद पे रहते हुए हमने काफ़ी चुनाव करवाए। मैंने उसके एक बार तो शायद आपने मेरा इंटरव्यू लिया था विधानसभा चुनाव से पहले। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने पूछा था आप कितनी विधानसभा सीटें जीत रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था हम 5, शायद ऐसे ही मैंने कहा था कि हम 5 की 5 जीत रहे हैं। तो शायद वो मैंने किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं कह दिया था, कि उस प्रत्याशी की वजह से नहीं कह दिया था कि हम 8 जीत रहे हैं। क्योंकि अगर वो प्रत्याशी इतनी कुव्वत रखते जिताने की, तो शायद उससे पहले के चुनावों में अपने गांव सदीकपुर से ही उन्होंने भाजपा को जिता लिया होता। तो मुझे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बेस पे मैंने ये बात कही थी। और जब मैं उन कार्यकर्ताओं के साथ उनको इतना काम करता हुआ देखती हूँ, तो मेरे मन में ये बात थी कि कहीं ना कहीं इन कार्यकर्ताओं का ऊपर पदों पे भी समायोजन होना चाहिए। हमने उसके लिए प्रयास करे। संगठन में मैंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को समायोजित किया। हमारे विभाग हैं, प्रकोष्ठ हैं, मोर्चे हैं, मैंने अच्छे कार्यकर्ताओं का समायोजन संगठन में किया। संगठन में समायोजन मैं खुद कर सकती हूँ अपनी टीम के साथ बैठ के, महामंत्रियों के साथ बैठ के। लेकिन जब कोई ऐसे DCF है, DCB है या और चुनाव हैं, उनके प्रत्याशी तय होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कोर कमेटी बैठती है, उसमें सारे जनप्रतिनिधि भी बैठते हैं। जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें मैंने देखा कि टिकट जो दी गई, हमने 3 दिन का पैनल बनाया, लेकिन टिकट कहीं ना कहीं माननीय लोगों जी ने अपने अपने लोगों को दिलाई। उसका रिजल्ट ये था, एक विधानसभा छाता में तो, कि केवल 2 कार्यकर्ता जो हमने 2 कार्यकर्ता को हम टिकट दिलवा पाए थे, वो दोनों जीत गए थे, बाकी सब छाता विधानसभा हार गई थी। वो ही सेम चीज़ रिपीट होती है नगर पंचायत चुनाव में। नगर पंचायत का चुनाव आप देखें तो उसमें भी रिजल्ट लगभग वो उस विधानसभा का तो वही है, छाता का। आप कह रहे हैं छाता विधानसभा का रिजल्ट। यहाँ तो सीधे बात फिर चौधरी लक्ष्मी नारायण को लेकर के हो रही है ना, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जो विधायक भी है, उन्हीं की विधानसभा है वो। ठीक, तो आपने चलिए टिकट अपने हिसाब से, हमने तो 3 का पैनल बना के भेजा, आपने टिकट आपके लोगों को मिली, जो भी है वो ठीक, वो चीज़ निकल गई।
तो अब उस पर नहीं जा रही। इसके बाद आता है डीसीएफ का चुनाव। डीसीएफ का चुनाव, डीसीबी का चुनाव जब नीचे से आता है, समितियों के चुनाव से आता है, तभी मैंने इस पर अपना विरोध प्रकट करना शुरू किया था। संगठन में मैंने ऊपर तक अपनी बात रखी थी कि भाई जो जनप्रतिनिधि हैं वो नीचे जो समिति का चुनाव हो रहा वहीं से अपने अपने लोगों को चुनाव जिता रहे हैं। इस पर थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा अनुशासन में रहने के लिए कहा जाए, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई। कहीं जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जिताने में, वहाँ से निकालने में सक्सेस रहे। हमने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत मेहनत की, लेकिन वो भी चलिए, वो समितियों के चुनाव निकल गए, सारी चीज़ें हुई। अब आता है मेन डीसीएफ का, डीसीबी का और कंज्यूमर का चुनाव, डायरेक्टर्स के लिए। हाँ, तो जब डायरेक्टर्स वाली बात होती है, डीसीएफ के चुनाव से 1-2 दिन पहले एक बैठक की जाती है जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। वो जनप्रतिनिधि अपने आप कर लेते हैं और उस बैठक में एक लिस्ट निकल के आती है जिसमें विविध डायरेक्टर के अलावा जो यहाँ से डेलीगेट निकलेंगे अलग अलग उनके लिए, जैसे दिल्ली में हमारी इफ़को है, क्रबको है, उन सब के लिए जो निकलेंगे, उसमें अगर आप उस लिस्ट को भी देखेंगे तो भी उसमें जो विधायक हैं उनके खुद के नाम उसमें भी हैं। जैसे अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इफ़को के लिए शायद नरदेव का नाम लिखा हुआ है, क्रबको के लिए राजेश जी का नाम लिखा हुआ है, एक जगह मेघश्याम जी का भी नाम लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि एक जगह जहाँ पर राजेश जी का नाम लिखा हुआ है उसके आगे लिखा हुआ है नरदेव की सहमति है। भैया नरदेव क्या हैं? नरदेव तो ऑथेंटिक नहीं है कोर कमेटी में बैठने के लिए, तो उनकी सहमति है, ये क्या चल रहा है? तो ये चीज़ें गड़बड़ हुई। फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इलेक्शन में उस बैठक में नहीं थी। डीसीएफ का अगले दिन चुनाव भी हो गया, सारी चीज़ हो गई, लेकिन मैंने ये जानकारी भी सबको अवगत कराई कि इस तरीके से ये हुआ है, ये ठीक नहीं है। वहाँ पर देखिए, लक्ष्मी नारायण जी के दूसरे भतीजे हैं, नरदेव जी को सब जानते हैं, वो स्थापित हो चुके हैं। एक दूसरे भतीजे करमवीर जी, उनको डीसीएफ में उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। यहीं पे राजेश जी अपने एक भाई संजय को डायरेक्टर बनवा देते हैं डीसीएफ में, ठीक है। लेकिन ये हो चुका था, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ठीक है। जनप्रतिनिधियों को लगता है कि उनका समायोजन होना चाहिए, हो जाए। मतलब आप जो इतना क्रम बना रही हैं, लौट के आप उस कमरे पे आना चाह रही हैं, ठीक है। बस आ गई उस कमरे मैं समझ गया। मतलब आप उस पूरे क्रम को लेकर के फाइनली जिला सहकारी बैंक के लिए जिस होटल के कमरे में बैठक चल रही थी, आप वहां पहुंचना चाह रही हैं और उसको फिर आप राहत इंदौरी साहब के शेर से जोड़ती हैं। तो डीसीएफ का चुनाव ये हो चुका, ठीक, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चलिए हो गया। लेकिन इतना समझना चाहिए कि हम डीसीएफ में अपने परिवार के लोगों का समायोजन कर चुके हैं। अब आता है डीसीबी चुनाव और उससे पहले की बैठक। अब डीसीबी का चुनाव कल परसों में होने वाला है, तो उसकी बैठक के लिए 2 दिन पहले, परसों शायद वो बैठक थी, तो उस बैठक में हम थे, सारे जनप्रतिनिधि थे, तो वहाँ पर चर्चा शुरू हुई। उसमें मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, बोलना शुरू ही नहीं किया था मैंने। अचानक जैसे चर्चा शुरू होती है, हाँ भाई नाम लिखो, तो हाँ भाई नाम लिखो में सबसे पहले तो हमारे नरदेव जी कहते हैं भाई मेरा लिखो, पहला नाम वो कहते हैं मेरा लिखो। चलिए नाम लिखना शुरू हुआ, उनका लिखा गया। फिर राजेश जी ने अपना कोई नाम बताया, एक नाम डायरेक्ट उसके लिए बताया, उपाध्यक्ष के लिए बताया। एक नाम पे कहते हैं ये जितेंद्र लिखिए। पूरन प्रकाश जी कहते हैं जितेंद्र कौन है? तो राजेश जी कहते हैं मेरा भाई है। तो पूरन प्रकाश जी कहते हैं ओके। फिर जब क्योंकि अभी वो राजेश जी को ओके करेंगे, तो जब पूरन प्रकाश जी के बेटे की बात आएगी तो राजेश जी और ये लोग ओके कर, वो नाम भी आया, हाँ पंकज प्रकाश का भी नाम आया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से मेरा पंकज प्रकाश, ठीक है। फिर और ये सब मेरे सामने चल रहा था, धीरे धीरे बात बढ़ी। फिर ठाकुर ओम प्रकाश जी भी बोले कि मेरा भी बेटा है भाई वहाँ से। इतने में गोवर्धन विधायक भी बोल गए कि भाई मेरा भी बेटा है, ठीक। तो ये सारा जब पुराण चल रहा था, हर जगह आप ये सोचिए, एक व्यक्ति को पूरन प्रकाश जी, उनके साथ रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो ज़्यादातर उनके साथ रहते हैं, उनको वो डीसीएफ पे सेट करा चुके हैं, ठीक है। अब उनकी माँ को डीसीबी पे सेट किया जाता है, ठीक। ऐसे ही छाता में एक व्यक्ति की पत्नी को डीसीएफ में सेट कर चुके हैं और अब उनको सेट किया गया डायरेक्टर में, ठीक। अब नरदेव चौधरी यहाँ पे अपना नाम लिखवा देते हैं और राजेश जी एक भाई संजय को वहाँ पे लिख चुके हैं डीसीएफ में, अब यहाँ पे एक नाम लिखवा देते हैं। सबने अपने अपने भाई वगैरह की बात हो गई।
फिर मैं अभी जिलाध्यक्ष हूँ और ऊपर से अभी 2 दिन पहले हमारी वर्चुअल बैठक हुई थी जिसमें आदरणीय JPS जी भाई साहब थे, ब्रज बहादुर जी भाई साहब थे। क्लियर उसमें बोला गया था कि भाई DCF में कुछ ऐसा देखने में मिला है, ये चीज़ सही नहीं है। DCB में आप कार्यकर्ता का नाम लिखेंगे और उसके आगे उसका पद और उसकी जाति भी लिखनी है। पार्टी कितना ऊंचे स्तर पे सोच रही है कि हमें सारी जातियों का समावेश हो, हमारे सारे कार्यकर्ताओं का समावेश हो। आप क्या कर रहे हैं? तो वो चीज़ मेरी यहाँ से शुरू हुई। मैंने जब इतना बोला तो सबको मिर्ची लगनी स्वाभाविक थी, तो उछल गए, इतने एक इधर से इतना उछल गए, एक इधर से उतना उछल गए, तो वो था। उसके बाद आपने फैसला कर लिया कि अब मैं इस्तीफा दे दूंगी? नहीं, मैं वहाँ से उठ के चली आई, क्योंकि अगर एक तो महिला, दूसरा जिलाध्यक्ष भाजपा, आप अगर गरिमापूर्ण तरीके से बात नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ पे ऐसा हालांकि प्लीज मैं मतलब इसको किसी अन्य मायने में नहीं ले रहा, लेकिन ऐसा क्या था जो आपको इतना कचोट गया? ऐसी कहाँ पे जाके आपने कहा कि सीमा लांग गए ये लोग, क्या वो ऐसा हुआ था? ऐसे किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया उन लोगों ने? किस तरीके से आपको, आपका कहना है कि मुझे हिट किया गया, मतलब भाषा से हिट किया गया? सबसे बड़ी बात, हमारे विधायक माट तो ये कहते हैं कि मैंने कहा कार्यकर्ताओं का समायोजन कहाँ होगा, तो उन्होंने सीधे बोल दिया कार्यकर्ताओं की ठेकेदारी आपकी है क्या? अब बताइए, कोई लैंग्वेज है जिलाध्यक्ष से बोलने की? अरे भैया, ठेकेदारी तो मेरी है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, कार्यकर्ताओं की बात तो मैं ही कहूँगी ना, मैं ही कह भी रही हूँ। आपने तो सब अपने अपने परिवार के लोग कार्यकर्ता बना दिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़, फिर नरदेव जी का बोलने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था, तो इसलिए मुझे वहाँ से उठ के आना पड़ा। ये भी सुनने को मिला कि आपसे कुछ ऐसा कहा गया कि हमारे मुंह मत खुलवाइए, अगर हमारे मुंह खुले तो कलई खुलेगी और फिर आप चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगी। हाँ, ऐसा भी कुछ मतलब मेरे उठने का जो, जब मैं उठी उस समय ऐसा कुछ नरदेव बोल रहे थे, तो मैंने नरदेव को ये बोला है कि मतलब मैं चुप होकर बैठ भी गई थी एक बार। फिर जब कुछ ऐसा बोला उसने, मेरे कानों में ये पड़ी कोई चीज़ कि ये सही नहीं बोल रहा है, तो मैंने तभी बोला, मैंने कि तुम चुप नहीं होगे ना, ठीक है। फिर मैं अपनी डायरी वगैरह उठा के चल दी वहाँ से। मैंने ये बात इसलिए पूछी कि आप फिर चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगी अगर हमने कहना शुरू किया तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आज आप इतने सिद्धांतों की बात करने लगी, आज आप कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी हितचिंतक बन गई, लेकिन जिन लोगों के साथ इस समय आपने फ्रंट खोल रखा है उनके पास भी बहुत कुछ कहने को है जिलाध्यक्ष मधु शर्मा को लेकर। मुझे कोई बात बुरी लगी, ठीक है, मुझे उस बैठक में कोई बात अच्छी नहीं लगी तो वो मैंने बोली। आपको जिलाध्यक्ष मधु शर्मा के खिलाफ कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आपने क्यों नहीं बोली वो आज तक? आपको बोलनी चाहिए, जिगर चाहिए बोलने के लिए, ऐसे कोई हवा में नहीं बोल देता है। बहुत तकलीफ होती है कोई पद छोड़ने के लिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए। मैंने वो जिगर है मेरे अंदर और मैंने अपनी बात को कहा है। आप जहाँ आपको कोई बात गलत लगी आपको बोलना चाहिए, आपने क्यों नहीं बोला? लोग तो अब ये भी कह रहे हैं, मतलब आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं, टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि बहुत सही समय चुना है मधु जी ने, पूरा कार्यकाल आराम से गुजारा, खूब बढ़िया तरीके से गुजारा, जिलाध्यक्ष होने का पूरा गौरव प्राप्त किया और बल्कि एक्स्ट्रा समय लिया, 10-12 दिन का काम बचा था, ऐसे में मधु शर्मा ने बाय बाय कह दी। एक बात सुनिए, मुझे उन लोगों की मानसिक स्थिति पे भी हंसी आ रही है। क्या वो जगह, वो बैठक प्री प्लान थी कि हम सब बैठक करेंगे, मधु जी आप यहाँ से उचक के भाग जाना? ऐसा बैठक प्री प्लान तो नहीं थी ना। और रही बात चेहरा दिखाने की, तो मधु शर्मा चेहरा दिखाने लायक थी, है और रहेगी। और 2016 से जितना मैं काम कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि मौज ले ली, मैं उनसे कहती हूँ जरा मेरी प्रोफाइल खोल के देखिए। मैं जिलाध्यक्ष तब भी नहीं थी, लेकिन तब भी मैं अपनी गाड़ी और ड्राइवर लेके चलती थी 2016 में। और जो मार्च जीता उसमें कहीं ना कहीं मेरे वहाँ जाने का भी बहुत बड़ा असर होगा, जो मुझे मार्च विधानसभा का संयोजक बनाया गया। आप मार्च पे ज़्यादा आक्रोशित हैं, आपका राजेश जी को लेकर के कुछ जैसा लगता है कि आपका हमला ज़्यादा है, आप ज़्यादा उधर जब बात करती हैं उनको लेके, मतलब मार्च क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी, तो आप ज़्यादा ऐसा लगता है ऑफेंसिव हैं। एक बात बताइए, ऑफेंसिव क्यों ना हो? आप बताइए ऑफेंसिव क्यों ना हो? 2016 में राजेश जी वहाँ से इतने पुराने वहाँ के लीडर हैं, ठीक है। आप आज से पहले अपने आसपास के गांव से भाजपा को नहीं जिता पाए, आप अपने ब्लॉक से भाजपा को नहीं जिता पाए, और सबसे बड़ी बात ये है आप वहाँ के अपने आप नेता बनते हैं। आज भी उठा के देख लीजिए, डाटा है मेरे पास, नौजील और बाजना जो जाट बाहुल एरिया है वहाँ से आप आज भी नहीं जीते हैं। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है, मैंने बहुत मेहनत की, मेरे साथ कार्यकर्ता। आप नगर पंचायत के परिणाम की बात कर रही हैं? मैं उनके खुद के विधायक की बात कर रही हूँ। अभी कौन सा वो नगर पंचायत जीत गए? वो बात अलग है कि हमने मंडल अध्यक्ष वहाँ पे कार्यकर्ता उतरे, हमने तीसरे पे, हम दूसरे पे आए, लेकिन आप विधायक होते हुए आपके यहाँ एक नगर पंचायत है, आप वो भी हार जाते हैं।
तो क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? क्या है? लोग कह रहे हैं मधु जी कि आपने बहुत बड़ा गेम खेला है। ये कह रहे हैं कि आपने बड़ी लड़ाई मोल ले ली है। उसमें आप नाम गिनिए, उस फेहरिस्त को देखिए ना, आप कर क्या रही हैं? आखिर आपने ये सोच कैसे लिया? आपने जरा भी विचार नहीं किया। वहाँ कैबिनेट मंत्री और इस मथुरा जनपद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बेहद कद्दावर और बड़े चेहरे राजनीति के चौधरी लक्ष्मी नारायण हैं। वहाँ पर बहुत बार लगातार पहले उनके पिता, फिर वर्तमान में वो पूरन प्रकाश जो विधायक हैं, राजेश चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल बचपन से जुड़े हुए हैं वो हैं, ठाकुर मेघश्याम सिंह जो गोवर्धन के विधायक हैं, और ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जो अभी एमएलसी बनाए गए हैं। पार्टी ने उनका ध्यान रखा, और कितने पुराने लीडर, और उसके साथ साथ चौधरी तेजवीर सिंह जी, इन सब लोगों के सामने खड़े होकर के आपने ऐलान सा कर दिया है। आपको लगा नहीं कि जरा भी आपको थोड़ी सूझबूझ दिखानी चाहिए थी? उनको नहीं लगा कि एक जिलाध्यक्ष के साथ इस तरीके का व्यवहार क्या उचित है? और फिर मैंने कोई भी रत्ती भर बात गलत नहीं बोली है। आप ही ने कहा कद्दावर नेता हैं लक्ष्मी नारायण जी, कद्दावर नेता आप हैं। आप जिस पार्टी में रहे आप कद्दावर होते चले गए, आपका वैभव बढ़ता चला गया। लेकिन वहाँ पे क्या आपने दूसरा नेता पैदा किया? आपने क्या आप एक बार बताइए, अच्छा अभिभावक वो होता है जो एक उत्तराधिकारी देता है। आप उत्तराधिकारी देते हैं तो अपना भतीजा देते हैं। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को वहाँ पे नेता के रूप में उभरने का मौका दिया? नहीं दिया। मैं संगठन की जिलाध्यक्ष हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है इस बात को कहने में कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। क्यों? क्योंकि जिलाध्यक्ष पद से मुझे लालच नहीं है, मेरा कोई कमीशन सेट नहीं है। जिनके कमीशन सेट है अलग अलग तरीके से, वो डरेंगे, लेकिन मैं नहीं डर पाऊंगी। किन के सेट हैं और किस तरीके से? पहले उस बात को पूरा कर लेती हूँ, फिर आप आते हैं पूरन प्रकाश जी पे। बहुत साल के विधायक हैं, लेकिन पूरन प्रकाश जी ने भी कहाँ एक नेता डेवलप किया। अब वो व्यापारी सम्मेलन कोसी में हुआ, मंच से बोल रहे हैं मैंने बलदेव में मैंने पंकज उतार दो है और यहाँ जे नरदेव संभालेगो। क्या भाई राजतंत्र चल रहा है? क्या राजतंत्र चल रहा है? क्या आपके बाद आपका बेटा, फिर उसका बेटा, क्या चल रहा है भाई? लोकतंत्र है। आपको भी एक बलदेव में नेता बनाना चाहिए। जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप लोग सफाया करने का काम कर रहे हैं, ठीक। और दूसरा आपने नाम लिया ठाकुर ओम प्रकाश जी, उन्हीं से तो प्रश्न था मेरा, उन्हीं से प्रश्न था मेरा कि भाई साहब कल परसों ही तो आपको एमएलसी बनाया है पार्टी ने, आज आप भी बेटा, मेरा बेटा। और राजेश जी तो बचपन से लेके आज तक, एबीवीपी से लेके आज तक भाजपा तक, तो वो अभी बताती हूँ आपको, भाजपा बाजना संघ है, बाजना संघ से 3 डेलीगेट निकले हैं। गलत बोल रही हूँ तो आप कहिएगा मुझे। बाजना संघ से 3 डेलीगेट निकले हैं, उसमें एक डेलीगेट का नाम है सुमन चौधरी। कौन है? आप जानते हैं, राजेश जी की पत्नी। एक नाम है संजय, वो कौन है? उनके एक भाई। तीसरा डेलीगेट वहीं से निकल रहा है जितेंद्र, वो कौन है? उनका भाई। वहाँ से आप तीनों को डेलीगेट भी निकालते हैं, उसके बाद डायरेक्टर में भी सेट कर देते हैं, डीसीएफ डीसीबी में। ये चल क्या रहा है? आप लोग भाजपा के मूल लोग हैं, भाजपा के चेहरे हैं आप, तो भाजपा कैसी होनी चाहिए मथुरा में? क्यों बाहर से? अभी हमारी एक बैठक हुई थी, अभी एक हुई थी, आप सब पत्रकार भी उसमें इतना कुछ आप बता रही हैं, इतना कुछ सिलसिलेवार आप रखती हैं, ऐसा लगता है कि जो बातें सुन रहे हैं क्यों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये सब कुछ घटित हुआ है। तो ये सब बातें यहाँ इस 1-2 पन्नों के पत्र तक क्यों सीमित कर दी? आप जाती ना, लखनऊ जाती, आप दिल्ली जाती, आप क्षेत्रीय कार्यालय जाती, वहाँ पर पूरे पुरजोर तरीके से सिलसिलेवार इन सब बातों को रखती ना। डीसीएफ का चुनाव जब शुरू हुआ, शुरुआत होती है महावन में चुनाव से लेके, जहां हमारा एक बूथ अध्यक्ष चुनाव लड़ता है, उसको पूरन प्रकाश जी हरवा देते हैं। उसकी शाम को लिस्ट चस्पा होती है कि यहाँ पर ये व्यक्ति हो गया, घनश्याम नाम है उसका, क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं, उसकी लिस्ट चस्पा हो जाती है और रात को 12:30 बजे वो लिस्ट हट जाती है वहाँ से। अपने प्रभावों का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए कर रहे हैं आप। और चीजें ऊपर क्यों नहीं बताई आपने? सुनिए, आपके लिए तो जरिया, आप संगठन की व्यक्ति है ना। एक सेकंड, वही बता रही हूँ मैं आपको कि यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से मैंने अपनी बात को ऊपर कहना शुरू किया। इसके पूरे प्रमाण मेरे पास हैं। एक एक बात मैंने संगठन में, क्षेत्र में, प्रदेश में, सब जगह बताई है, एक एक बात। इसका मतलब भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? जब मथुरा जैसे महत्वपूर्ण जनपद की, जिसका एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक पहचान हो, वहां की महिला जिलाध्यक्ष की अगर ऐसी बातों पर आप कह रही हैं कि आपने सबूतों के संग, साक्ष्यों के संग, तर्क के संग बात पहुंचाई है, सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते हुए प्रदेश तक पहुंची हैं, और अगर उसके बावजूद बात नहीं सुनी गई और स्थिति ये नौबत यहां तक आ गई कि आपको फाइनली इस्तीफा देना पड़ा, तो इसका मतलब पार्टी में अंदर भी सब कुछ सही नहीं है। पार्टी में अंदर सही की बात यह है, मुझे कुछ जो महसूस हुआ इन चुनावों में, वो ये महसूस हुआ कि जनप्रतिनिधियों को
थोड़ा सा उनके ऊपर कंट्रोल कम कर दिया गया है। जनप्रतिनिधि अगर इतने मतलब आप सोचिए कि हर जगह अपनी अपनी बात को चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वो मेरे लिए क्या कह रहे हैं, मैं बौखलाहट की बात नहीं है, बौखलाहट ये है कि आप कब तक अपना पेट भरेंगे। पेट भरना है, क्यों पेट भरना क्यों नहीं है? आप एक बार बताइए, ये तो वो वाली बात हो गई कि मेरे अपने ही नेताओं पर उंगली उठा रही हैं और जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता ने वोट दिया है। मैम एक बात बताइए, आप उन पे परिवारवाद का तो आरोप लगा ही नहीं है, उसके अलावा पेट भरना, उससे पहले भी आपने कहा था कि कई अन्य तरीके हैं जो किस तरीके से कमीशनबाजी का खेल चलता है। तो आप सोचिए, आपने इस्तीफा दे दिया लेकिन इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है। मेरी क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्ग विजय शाक्य साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा ये मसला प्रदेश पर जा चुका है, इस्तीफा अभी क्लैरिटी नहीं है। तो फिलहाल तक तो आप जिलाध्यक्ष हैं और ऐसे में आप अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, जिनको जनता ने वोट दिया हो कमल के चिन्ह पर, उन पर पेट भरने का, कमीशनबाजी का, परिवारवाद का आरोप। पेट भरने से मेरा तात्पर्य ये है, कल वहाँ पे भी मैंने कहा था, आपके पदों पर जाकर के खुद बैठ जाना या परिवार को बैठाना? नहीं, पेट भरने से मेरा तात्पर्य ये, आज भी कोई पत्रकार बंधु आए थे, उन्होंने कहा कि जाति, अपनी जाति के लोगों को समायोजन कर रहे हैं। मैंने कहा जाति का भी करें तो ठीक है, लेकिन ये तो अपने ही परिवार से नहीं हट रहे ना। पेट भरने से मेरा मतलब ये है, मैंने 2 दिन पहले पोस्ट भी डाली थी कि मेरा पेट हाउ मैं नहीं जानू का, मतलब सब कुछ मुझे ही दे दो। पेट भरने से तात्पर्य मेरा ये है, कोई रोटी कमाने से नहीं। अच्छा, इस पत्र के, आपके पत्र जब आपने दुर्ग विजय शाक्य साहब को दे दिया, उसके बाद क्या संगठन से, आपसे ऊपर संगठन से किसी से आपकी बात हुई है? क्षेत्रीय अध्यक्ष जी की मुझसे बात हुई है, अभी देखते हैं। देखिए, मैंने तो कुछ चीज़ें थी उनको सामने लाने का प्रयास किया, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा दिया है। क्योंकि देखिए, आज मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मुझसे पहले भी जिलाध्यक्ष रहे और आगे कोई जिलाध्यक्ष, कोई भी पद किसी के लिए परमानेंट नहीं है, और भी जिलाध्यक्ष आएंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, संगठन सर्वोपरि, उसको तो मानना पड़ेगा। ये आपकी बगावत नहीं है, ये विद्रोह नहीं है। आप भाजपा की रीति नीति और संगठन के जो विचार हैं उनको मानने की बात करती हैं, लेकिन सीधे इस्तीफा देती हैं और उसमें भाषा जो होती है वो साफ तौर पर आपके जनप्रतिनिधियों को आरोपों के घेरे में खड़ा करती है। तो ये बगावत नहीं है? एक बात बताइए, सच को सच कहना बगावत है क्या? मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ? DCF के चुनाव वाला सच तो मैंने आप लोगों को किसी को बोला ही नहीं ना। उन्हीं को समझाने का प्रयास किया कि आप लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। DCF के इलेक्शन में आप लोग सबको समायोजित कर चुके हैं, DCP में तो कम से कम कार्यकर्ताओं को समायोजन होने दीजिए। तो जब एक बार मैंने सच को वो कहा, उसके बाद भी रिपीटेडली ये चीज़ होगी, तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं? बगावत कर बैठी हैं आप। बात बगावत की नहीं है, मैंने अपने जो आपने कहा कि अब मुझे खुल के बैटिंग करनी है, अब नहीं झेल पाऊंगी। नहीं, इससे ज्यादा नहीं। जहां बात अपने सम्मान पे आ जाए, कि अब पानी सिर से ऊपर गया, अब मुझसे नहीं सहन होगा। देखिए, जहां बात अपने आत्मसम्मान पे आ जाए, अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान पे आ जाए, अगर मैं अपना और अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं बचा पाऊंगी तो ऐसी स्थिति में मुझे उस पद पे नहीं रहना चाहिए। आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं, जल्दी से समाप्त करता हूँ, इस इंटरव्यू को लंबा हो रहा है काफी, लेकिन आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि आपने अपनी जो पूरी लाठी है या पूरी जो बंदूक है वो कार्यकर्ताओं के कंधे पर रख दी है। लगातार आप कार्यकर्ताओं के सेंटीमेंट्स को हल्के से स्पर्श करती हैं और फिर उसके बाद अपना पूरा एक जो आपने एक प्लान बना रखा होगा उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश में है कि मधु शर्मा सेफ जोन में रहे, कार्यकर्ताओं की आवाज उठा रही थी, मेरी बात आगे बढ़ जाए। मास्टर स्ट्रोक अगर मैं मार रही हूँ, उसमें कार्यकर्ताओं का नाम ले रही हूँ। आप उस किसी मास्टर स्ट्रोक में भी तो कार्यकर्ताओं का नाम नहीं ले रहे, आप तो वहाँ भी परिवारवाद का नाम ले रहे हैं, परिवार का नाम ले रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात बताइए, जब मैं जिलाध्यक्ष बनी थी तभी से तो बोला जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक खेल रही हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं केवल कार्यकर्ताओं के, जनता के बीच में काम कर रही हूँ, उसके अलावा मैंने कोई मास्टर स्ट्रोक। आपने इस्तीफा दे दिया है, मान लीजिए ऊपर से स्वीकार हो जाता है, तो भी आप भाजपा की कार्यकर्ता बनी रहेंगी? मैंने पद से ही तो इस्तीफा दिया है, मैंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। मैंने अच्छा, आपको ये नहीं लगता मधु जी कि आपके इस कदम को, आपके इस प्रकार के पत्र की भाषा को, आपके इस निर्णय को, लोकसभा चुनाव आने जा रहा है उसको में भारतीय जनता पार्टी के जो सामने जो विपक्षी दल है, आपके इस निर्णय को, आपके इस पत्र की भाषा को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे ये, और उसमें भी वो लोग ये कहेंगे कि 2 विषय साफ तौर पर उठाएंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष कहती है कि उसके जनप्रतिनिधि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी बात वो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष, वो भाजपा जो पार्टी विद डिफरेंस का दावा करती है, जहां कहती है कि महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है, उनकी महिला जिलाध्यक्ष अंदर से अपने आत्मसम्मान पर चोट पाने के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुई। क्या विपक्ष आपके इस पत्र को आधार नहीं बना लेगा? इससे आपकी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? देखिए, पार्टी विद डिफरेंस है भाजपा, मैं इसीलिए ये बात कह रही हूँ, इसीलिए ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि केवल मंचों से मत बोलिए देवतुल्य कार्यकर्ता और पार्टी विद डिफरेंस, इसको हमें जमीन पे भी, हकीकत में भी लाना पड़ेगा। और एक बात बताऊँ, विरोधियों के पास कुछ नहीं है, ठीक है?
विरोधियों का काम क्या, थोता चना बाजे घना, वो बोलते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बस मुझे इतना सा समझाना चाहती हूँ कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का परिवार उनकी पूरे देश की जनता है, योगी जी का परिवार उनके प्रदेश की जनता है, तो इन जनप्रतिनिधियों का परिवार इनके विधानसभा क्षेत्र की जनता क्यों नहीं हो सकती? ये वहाँ के नाम क्यों नहीं ला रहे हैं? ये क्यों लाते हैं? एक भतीजा, दूसरा भतीजा, एक बेटा, दूसरा बेटा, पत्नी। एससी में अगर आप देखें तो एससी में एक महिला का नाम अगर आता है, सॉरी, एक पुरुष का नाम एससी में चाहिए, तो वहाँ उठा के दूसरे दल के व्यक्ति को तुरंत ला दिया जाता है। मैं जिलाध्यक्ष के तौर पे ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। जो संगठन तय करेगा वो मुझे मंजूर है। मैंने काम किया है और शायद मैंने काम किया है, बेस में जाके काम किया है, शायद इसी वजह से मैं इतना बोल पा रही हूँ। और अगर मैंने काम नहीं किया होता तो निश्चित तौर पे अगर मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी तो आपको मैं बुरी क्यों लगूंगी? अगर मैं आपके साथ बैठ के बातचीत करूंगी और आप जो नाम देंगे उनमें कहूँगी ओके, तुम्हारा नाम तो ओके, तुम्हारा नाम तो ओके, मैं तुम्हारा नाम होगा तुम ओके कर दो, तुम्हारा नाम होगा तुम ओके कर दो, सब कुछ ओके ओके करूंगी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन किसी को एक शुरुआत करनी थी, वो शुरुआत मैंने कर दी है। परिणाम की चिंता नहीं है? नहीं, कोई चिंता नहीं। परिणाम की कोई चिंता नहीं है? परिणाम की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं हवाई जहाज से नहीं आई हूँ। परिणाम की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं राधेश्याम शर्मा की बेटी हूँ। परिणाम की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि पापा को लोहिया जी ने एक पत्र लिखा था, उसमें ये कहा था कि जब पापा चुनाव लड़ रहे थे कि राधेश्याम, प्रिय राधेश्याम खुश रहो, मैं तुमको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव देखना चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे परिणाम की चिंता नहीं है। चलिए मधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। आपको हमारी शुभकामनाएं। भविष्य में क्या होगा इसका हम सबको इंतजार करना है, आप भी बेसब्री से इंतजार कर ही रही होंगी, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो इस प्रकार हमारे साथ रही। मैं फिर से ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुकी मधु शर्मा, अभी भी उनके तेवर स्पष्ट हैं। जो कुछ उन्होंने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा उसे और व्यापक करके, उसकी पूरी व्याख्या करके वो हमारे इस इंटरव्यू में बताती हैं। इसी जनपद के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे, जिन्हें भाजपा के टिकट से चुनाव जो लड़े और जनता ने जिन्हें वोट दिया, जिनमें कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी शामिल हैं, उनको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर अपनी सारी बातें कही हैं। परिवारवाद का आरोप लगाया है, लाभ के पदों पर काबिज होने की हमेशा कोशिश करता हुआ बताया है, इधर उधर से तमाम अपना पेट भरने की जुगत करते हुए बताया है। लेकिन इतना जरूर है कि मधु शर्मा ने एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। राजनीति को जानने वाले ये कह रहे हैं कि ये कोई आसान कदम नहीं है, ये कोई सहज बात नहीं है। एक तरफ जहां कुछ लोग हैं जो मधु शर्मा की बौद्धिक स्थिति का अध्ययन करने के बाद कहते हैं कि ये इस्तीफा उनकी आगे की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, तो वहीं भाजपा में एक बड़ा खेमा इस प्रकार का भी है जो सारी वस्तु स्थिति को देखने, सुनने, जान और समझ लेने के बाद ये कह रहा है कि स्वाभाविक रूप से मधु शर्मा ने कदम तो बड़ा उठा दिया है। अब इस समय फिलहाल जब हमने क्षेत्रीय अध्यक्ष, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि अभी इस्तीफे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की मथुरा की जिलाध्यक्ष मधु शर्मा के इस्तीफे की जो गेंद है वो अभी प्रदेश संगठन और प्रदेश नेतृत्व के पाले में है। लेकिन महत्वपूर्ण समय तब जबकि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है भाजपा और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहीं 2024 में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से दिल्ली का गेटवे कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरना है। ऐसे में मथुरा जैसे बेहद महत्वपूर्ण जनपद की महिला जिलाध्यक्ष, भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष अगर अपना इस्तीफा दे और तमाम आरोप अपने उस इस्तीफे के पत्र में लगाए और वो सारा पत्र पब्लिक के बीच में आए, सार्वजनिक हो जाए, तो ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है और विपक्षी दल आने वाले चुनाव में भाजपा की जिलाध्यक्ष मधु शर्मा के इस्तीफे के इस प्रकरण को हवा भी दे सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल मुझे मेरे साथी हर्ष गोस्वामी के साथ इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।